हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 11 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना के आज के इस लेक्चर में हम जो है भाई, पिछले लेक्चर्स में हमने चर्चा किया था परमाणु क्या होते हैं। तो परमाणुओं के बारे में हमने आपको बताए थे। साथ में हमने ये भी बताया थे कि भाई परमाणु में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक अस्थायी कण पाए जाते हैं, एक अस्थायी कण पाए जाते हैं। तो जो अस्थायी कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, और दूसरा अस्थायी कण होते हैं जो पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और मेजॉन होते हैं। तो जिनमें जो अस्थायी कण होते हैं इनके बारे में ज्यादा पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो अस्थायी कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इनके बारे में इनकी खोज कैसे हुई है, इलेक्ट्रॉनों की खोज कैसे हुई है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के गुण क्या होते हैं, इसी तरीके से प्रोटॉन की खोज कैसे होती है, विशेष गुण क्या है, लक्षण क्या है, और इन पर आवेश क्या होते हैं, साथ में न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई है, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में चर्चा किए थे। तो आज के इस लेक्चर्स में हम जो है अब ये जो आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किया है भाई, किस तरीके से बंधे होते हैं। मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है परमाणु में होते हैं। तो अब समस्या ये थी स्टार्टिंग में कि ये होते कैसे हैं, यानी ये आपस में किस तरीके से बंधे होते हैं। तो इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सर्वप्रथम जो परमाणु का मॉडल दिया गया था, पहला परमाणु मॉडल जब दिया गया था तो थॉमसन ने दिया था, मतलब जे थॉमसन ने दिया था। अब जे थॉमसन ने जो अपना मॉडल दिया था तो उस समय जो है न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। किसी खोज नहीं हुई थी, न्यूट्रॉनों की खोज उस समय नहीं हुई थी। तो थॉमसन को न्यूट्रॉन के बारे में उस समय पता नहीं था। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई थी तभी इन्होंने अपना मॉडल लिया था। तो इनको भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता था। तो इन्होंने सबसे पहला अपना परमाणु का मॉडल दिया था, जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल, या इसी को कह सकते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने, थॉमसन ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है। अब ये थॉमसन का परमाणु मॉडल किस प्रकार होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है और इन्होंने किस प्रकार अपना मॉडल प्रस्तुत किया। देखो बच्चों, अगर हम बात करें थॉमसन के परमाणु मॉडल की, तो देखो उस समय हमने आपसे बताया कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही खोज हुई थी। तो अब भाई थॉमसन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में ही जानते थे, तो उन्होंने इसके अनुसार जो है अपना मॉडल बताया। और थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल उस समय बताया था, उसने जो है तरबूजे की भात बताया थे। किसके भात बताए थे? तरबूजे की भात बताया। और तरबूज आप जानते हो ना, तरबूजा जो आपको गर्मियों के दिनों में देखने को मिलता है, वही तरबूजा भाई। तरबूजे में आपको दो चीज आपको देखने को मिलता है। क्या क्या मिलता है? एक तो पूरा तरबूजा होता है और दूसरा उसमें बीज लगे होते हैं। क्या लगा होता है? बीज लगे होते हैं। तो जिस प्रकार तरबूजा होता है तो पूरा तरबूजे को उन्होंने जो है पॉजिटिव चार्ज बता दिए। क्या बताया? कि जैसे तरबूजा होता है तो उसी तरीके से जो परमाणु होता है वो तरबूजे की भांति होता है, और पूरा तरबूजा जिस तरीके से होता है उसी तरीके से पूरा परमाणु जो है धनात्मक भागों से मिलकर बना होता है। यानी धनात्मक भाग जो होते हैं पूरे तरबूजे की भांति समान रूप से वितरित होते हैं। यानी पूरे में धनात्मक भाग जो होते हैं एक समान रूप से मौजूद होते हैं, यानी वितरित होते हैं, एक समान रूप से धनात्मक भागों से मिलकर बना होता है। जैसे तरबूजा पूरा दल से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से परमाणु जो है धनात्मक भागों से मिलकर बना होता है। अब तरबूजे में बीज होता है, तो जिस प्रकार तरबूजे में बीज जो है पाए जाते हैं, उसी प्रकार से जो परमाणु होता है उसमें तरबूजे की बीजों की भांति जो है इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं। क्या कौन पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स जो है तरबूजे में बीजों की भांति धसे हुए पाए जाते हैं। और देखो भाई पूरा दल हमारा जो है धनात्मक हो गया और बीच बीच में जो है बीजों की भांति ऋणात्मक हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में आकर्षण और प्रतिकर्षण, भाई जब धन और ऋण दोनों मौजूद होगा तो एक दूसरे में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और आकर्षण प्रतिकर्षण बल के द्वारा दोनों आपस में बंधे हुए होते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार तरबूजा जो है पूरा जो है बंधा होता है, वैसे ही परमाणु जो है तरबूजे की भांति बंधे हुए होते हैं। तो ये मॉडल जो है थॉमसन ने जो है अपना बताए थे, वही हमने लिखा है कि थॉमसन ने 1904 में, इन्होंने कब बताया था? 1904 में। तो थॉमसन ने 1904 में एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है। किसने प्रस्तुत किया? भाई थॉमसन कहो चाहे थॉमसन कहो, बात एक है। पुरानी बुकों में थॉमसन मिलेगा, नई वाली बुकों में थॉमसन मिलता है, ठीक है।
तो थॉमसन ने 1904 में एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है। इसमें थॉमसन ने परमाणु का आकार तरबूजे की भांति बताया। मेन बात यहाँ पे यह है कि उन्होंने अपना मॉडल किसके आकार बताया है, तो तरबूजे की भांति बताया है। ये आपको ध्यान रखना है। इनके अनुसार गोलाकृत अणु में धनावेशित कण समान रूप से मौजूद होते हैं। भाई इनके अनुसार जो गोलाकृत आकृति होती है उसमें धनात्मक कण जो होते हैं समान रूप से पूरे में समान रूप से मौजूद होते हैं तथा ऋणात्मक कण तरबूजे के बीज की भांति धसे हुए होते हैं। जो ऋणात्मक कण होते हैं वो तरबूजे के बीजों की भांति जो है धसे हुए होते हैं। इस प्रकार ये धनावेशित और ऋणावेशित कण आपस में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। भाई धनात्मक और ऋणात्मक जहां मौजूद होगा तो आपस में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण जब बल लगाएगा तभी तो बंधा रहेगा। तो वही कहा गया है कि बंधे रहते हैं। परंतु थॉमसन का परमाणु मॉडल स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सका। भाई इस तरीके से दोनों एक दूसरे में बंधे रहेंगे, धसे रहेंगे, तो और काम कैसे चलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन देने की प्रक्रिया कहाँ आएगी, दूसरों के साथ संयोग करने का हिसाब किताब कहाँ आएगा, तो ये सारी बातें सब खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए जो है इन्होंने स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति यानी इनका जो मॉडल है किसी भी स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सका, इसलिए इनका मॉडल खुद देर भाई जितने दिन चला इन्होंने बताया, नहीं तो ये अमान्य हो गया। समझ में आया? तो आपसे पूछा जाता है कि परमाणु का सबसे पहला मॉडल किसने दिया है, तो थॉमसन ने दिया है। सबसे पहले जे थॉमसन ने जो है परमाणु का मॉडल दिया, और यह किस प्रकार दिया था, इन्होंने तरबूजे की भांति बताए थे। समझ में आ गया? और इसमें पूरा तरबूजा जो जिस प्रकार तरबूजे की भांति बताया, यानी गोलाकृत आकृति जो होती है धनात्मक कोण से मिलकर बना होता है तथा उसमें बीजों की भांति जो है इलेक्ट्रॉन धसे हुए पाए जाते हैं और आकर्षण और प्रतिकर्षण बल द्वारा जो है आपस में बंधे हुए होते हैं। अब ये चूंकि परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, इसलिए इनका मॉडल जो है बाद में अमान्य कर दिया गया। तो समझ में आ गया होगा कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था। चलिए अब हम जो है भाई जब इनका मॉडल अमान्य हो गया तो इसी के बाद जो है जो रदरफोर्ड थे इन्होंने अपना जो है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। भाई थॉमसन का परमाणु मॉडल जैसे शुरू हुआ वैसे खत्म हो गया, तब इसके बाद जो है रदरफोर्ड जो थे इन्होंने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया, और अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बाद जो है फिर इन्होंने जो है अपना परमाणु नाभिक की खोज की। तो चलिए देख लेते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन क्या था। देखो बच्चों, अगर हम बात करें रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या था, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन उन्होंने किस प्रकार से अपना जो है बताया था। तो देखो रदरफोर्ड जो थे इन्होंने जो है 1911 में, किस सन में, 1911 में उन्होंने लेड के बॉक्स, यानी आप जानते हैं जो यूरेनियम होते हैं, थोरियम होते हैं या रेडियम होते हैं, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, कौन, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो हमेशा अपने में से अल्फा बीटा गामा किरणें जो है उत्सर्जित करते रहते हैं। उनमें से जो अल्फा किरण होती है तो उस अल्फा किरण का जो है रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में शामिल किया, और उन्होंने जब उस अल्फा यानी लेड के बॉक्स, ये कैसा बॉक्स है, यहाँ पर ये लेड का बॉक्स दिखाया गया है, तो लेड के बॉक्स में यहाँ पर रेडियम रखा गया। रेडियम क्या है, रेडियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, तो आप रेडियम की जगह पे थोरियम भी बता सकते हैं या यूरेनियम भी कह सकते हैं, यानी ऐसा पदार्थ बताएंगे जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हो। रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो है अल्फा बीटा और गामा किरणें तीनों जो है उत्सर्जित होती रहती है। तो यहाँ बीटा और गामा किरणों से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ व सिर्फ आपको अल्फा किरण से बात करनी है। तो रदरफोर्ड ने जो लेड का बॉक्स था उसमें रखे यूरेनियम या आप रेडियम कह सकते हैं, रेडियम से प्राप्त अल्फा कणों को उन्होंने जो है एक पतली किरण पुंज के रूप में एक जो है स्क्रीन पर भेजा। तो जब स्क्रीन पर उन्होंने देखा तो इसमें किसी भी प्रकार की स्कैटरिंग जो है दिखाई नहीं देती है, यानी किसी भी प्रकार की चमक जो है इधर उधर दिखाई नहीं देती है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसके मार्ग में जो है यानी उसके बीच में जहां पर पर्दे लगाए थे तो उसके बीच में उन्होंने क्या किया कि एक स्वर्ण की पत्र रख दिया। क्या रख दिया, स्वर्ण की पत्र यानी सोने की पन्नी रख दी। क्या रख दिया, सोने की पन्नी। अब इस सोने की पन्नी को जब उस अल्फा किरणों के बीच में रख देते हैं तब उन्होंने देखा कि ये जो चमक हमारी है ये पूरे फॉइल्स पे जो है यानी ये पूरे पर्दे पर जो है अलग अलग जगह पर जो है दिखाई दे रही है। यानी ये जो चमक थी इस सोने की पन्नी से जब उन्होंने बीच में रख दिया तो उन्होंने देखा कि ये जो है पूरे पर्दे पर चारों तरफ जो है ये अलग अलग कई जगहों पर जो है ये चमक जो है उत्पन्न होती है। और जब इसको नहीं रखते हैं
तो केवल एक ही जगह पर चमक जो है दिखाई देती है। तो इसके आधार पर कई बातें जो है इनके सामने निकल के आई। समझ में आई नहीं? तो सबसे पहले इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो जो अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड ने 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया। बात यह है कि रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग कब किया था? तो 1911 में उन्होंने प्रयोग किया, और जिसमें उन्होंने स्वर्ण धातु की पन्नी पर जो है लेड के बॉक्स में रखे यूरेनियम से, कहां से? लेड के बॉक्स में रखे यूरेनियम से प्राप्त अल्फा कणों की बौछार की तथा निम्न निष्कर्ष निकाले। भाई इन्होंने लेड के बॉक्स में जो यूरेनियम रखा था, यहाँ पर ये जो रेडियम लिखा है इसको आप लिख सकते हैं यूरेनियम। भाई लेड के बॉक्स में जो यूरेनियम रखा था, आप जानते हैं यूरेनियम से जो है अल्फा कण जो है उत्सर्जित होते हैं, अल्फा के साथ साथ बीटा गामा भी उत्सर्जित होते हैं। तो इन्होंने सिर्फ अल्फा कणों का प्रयोग किया, और लेड के बॉक्स में रखे यूरेनियम से प्राप्त अल्फा कणों की बौछार जो है जब धातु के पतली पन्नी पर, कौन सी धातु थी? तो स्वर्ण पत्र थे। कौन थे? सोने की पन्नी थी। तो सोने की पन्नी की धातु की पतली पत्र पर, पतली पन्नी पर, सोने की पतले पन्ने पर जब इन्होंने अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने देखा कि ये कई जगह पर जो है चमकता है, यानी कई तरफ जो है इसमें से जो है चमक उत्पन्न होती है। तो इसको उन्होंने इस तरीके से प्रयोग में दिखाया। अल्फा रेस, ये अल्फा किरण है, और ये हमारा मान लीजिए परमाणु है। तो परमाणु के बीच में मान लीजिए नाभिक है। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि बहुत सी अल्फा कण ऐसी होती हैं जो अपने मार्ग से सीधे निकल जाती हैं, यानी बहुत सारे अल्फा कण ऐसे। भाई आप जानते हैं अल्फा कणों पर जो है धनात्मक आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है। और ये नाभिक को, धन आवेश जो है परमाणु में कहाँ होता है? नाभिक में होता है। तो नाभिक में धनावेश होता है, बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स का क्षेत्र होता है, यानी बाहर का क्षेत्र इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स पर ऋण आवेश होगा, तो धन वाला ऋण में जो है आसानी के साथ चला जाएगा बिना किसी प्रतिकर्षण के साथ। तो यानी बहुत सारी अल्फा कण ऐसी होती हैं जो बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो इससे यह पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है खाली होता है। कैसा होता है? खाली होता है, जो ऋणात्मक भागों से मिलकर, ऋणात्मक कणों से मिलकर बना होता है। भाई ऋण से बना होगा तभी तो धन वाली किरण सीधे निकल जा रही है। पहली बात तो इन्होंने यही बताया, तो इन्होंने यही लिखा है भाई अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक का बाहरी भाग अधिकांश रिक्त है तथा इसी भाग में इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और इसी में इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि कुछ अल्फा कण जाते हैं और अपने मार्ग से जो है विचलित हो जाते हैं। भाई दूसरी बात इन्होंने कहा कि कुछ अल्फा कण जाते हैं और अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने यही कहा कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इससे निष्कर्ष निकाला कि अतिसूक्ष्म भाग में धनावेशित कण है। यानी भाई विचलित होने का रीजन क्या है? भाई धन किरण जा रही थी तो आगे कोई धन वाला ही होगा, तभी तो उसको डांट दिया इधर जा, किनारे बगल से निकल। भाई जब वो सामने उनसे दिग्गज कोई बैठा है तो जाने देगा अपने ऊपर से, तुरंत कहेगा बगल किनारे से हो ले। तो ये किरणें जो है जाएंगी अपने यहाँ, जैसे ही इसके थोड़ा प्रतिकर्षण के क्षेत्र में पहुंचेंगी इस चार्ज के, तुरंत इस किरणों को जो है अपने मार्ग से जो है विक्षेपित कर देता है। देखो इधर से भी एक किरण मुड़ जा रही है और इधर से ये किरण जो है मुड़ जा रही है। तो दूसरी बात इन्होंने कहा कि बीच वाला भाग जो है, यानी कुछ सूक्ष्म भाग में, कुछ भाग में जो है धनावेशित कण उपस्थित होते हैं। तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात उन्होंने क्या कहा कि कुछ किरण ऐसी भी होती है, ये बहुत कम की बात है, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं देखने को मिलती है, बहुत कम किरणें ऐसी होती हैं जो जाती हैं और उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट आती है। भाई जिस मार्ग पर जा रही हैं उसी मार्ग पर लौट आ रही हैं, तो इसका मतलब मामला कुछ गड़बड़ है। तो भाई यही है कि बहुत कम अल्फा कण टकराकर वापस उसी मार्ग पर लौट आते हैं। इससे पता चलता है कि मध्य में स्थित धनावेशित भाग भारी एवं दृढ़ है। भाई बीच वाला भाग जो है वो भारी है और दृढ़ भी है, और जबर भाई सामने वाला जो आ रहा है उससे जबर जब बीच में बैठा होगा तो सीधे कहेगा यहीं से लौट जाओ। तो बस वही बात यहाँ है कि बहुत कम अल्फा कण ऐसी होती हैं जो जाती हैं और सीधे टकराकर पुनः वापस उसी मार्ग पर लौट आते हैं। तो ये तीन बातें जो है रदरफोर्ड ने अपने प्रकीर्णन के प्रयोग में बताया। समझ में आया नहीं? तो ये अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग जो है रदरफोर्ड ने 1911 में किया था। कैसे किया था? उन्होंने जो है जो लेड का बॉक्स था, कौन सा बॉक्स? अरे शीशे का बॉक्स। भाई लेड के बॉक्स में रखे यूरेनियम से प्राप्त अल्फा कणों की बौछार जो है
धातु के, कौन सी धातु, स्वर्ण धातु के पन्नी पर जो है बौछार किया और फिर उन्होंने देखा कि वो कई जगह पर जो है चमक उत्पन्न करता है। और उसके लिए इन्होंने फिर 3 बातें बताई। पहली बात भाई ये है, बहुत सी अल्फा कण जाती है और अपने मार्ग से सीधे निकल जाती है। तो इसका निष्कर्ष बता दिया कि इसका मतलब परमाणु का ज्यादा से ज्यादा भाग जो है हमारा कैसा है, तो ज्यादा से ज्यादा भाग जो है हमारा ऋणावेशित कणों से मिलकर बना होता है। भाई ऋणावेशित है तो धन वाली किरण ऑटोमेटिक चली जाएगी, तो इसीलिए उसको उन्होंने कहा परमाणु का अधिकांश भाग ऋणावेशित कणों से मिलकर बना होता है। दूसरी बात बताई कि कुछ किरण जाती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इससे उन्होंने निष्कर्ष भी बताया कि ऐसा है, कुछ भाग जो है मध्य का भाग जो है धनावेशित कणों से मिलकर बना होता है। और तीसरी बात उन्होंने ये देखा कि बहुत कम अल्फा कण जाती है और उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। इससे ये पता चलता है बीच वाला भाग जो होता है धनावेशित होता है, भारी एवं दृढ़ होता है, जो अल्फा कण को उसी मार्ग पर वापस लौटा देता है। तो ये रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है और उनका ये निष्कर्ष है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब इन्होंने किस प्रकार नाभिक के बारे में बताया है इसको भी जान लेते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, यानी इन्होंने अपना परमाणु मॉडल क्या बताया और साथ में परमाणु नाभिक के बारे में उन्होंने क्या कहा, यानी नाभिक की खोज कैसे किया। तो हमने कहा कि अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया और इसी के आधार पर परमाणु नाभिक के बारे में बताया था। तो भाई रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन से यह निष्कर्ष निकाला, यानी जो प्रयोग किया और उसके निष्कर्ष के द्वारा जो है परमाणु का कुल धनावेशित भाग, यानी परमाणु जो हमारा होता है जितना भी उसमें धनात्मक कण होते हैं धनावेशित भाग होता है और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म भाग में उपस्थित होता है। भाई परमाणु में जितना भी धनात्मक कण होते हैं, यानी जितना भी परमाणु का पूरा द्रव्यमान होता है वह जो है परमाणु के एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, यानी बीचों बीच में जो है सूक्ष्म भाग में उपस्थित होता है और इसी सूक्ष्म भाग को जो है नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक। नाभिक भाई आप जानते हैं नाभिक, नाभ थोड़ा सा भाग होता है, बहुत बड़ा नाभिक थोड़ी होता है। तो पूरे परमाणु का जो छोटा सा भाग मध्य में होता है जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान उपस्थित होता है और जो धनात्मक कणों से मिलकर बना होता है उसे नाभिक कहा जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि न्यूट्रॉन की कहीं चर्चा नहीं किया गया। तो भाई देखो भाई, न्यूट्रॉन की खोज उस समय नहीं हुई थी, बाद में जब न्यूट्रॉन की खोज हुई थी तब उसके बारे में जो है इनका भी परमाणु का संशोधन किया गया, यानी इनके मॉडल का भी संशोधन किया गया है, तब उसको ऐड किया गया है। तो अभी उसकी बात न करो, अभी ये केवल बताओ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बस केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर ही बात चल रही थी। तो उस समय जो है इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान होता है जिसमें जो धनावेशित कणों से मिलकर बना होता है वह अति सूक्ष्म भाग को ही हम जो है नाभिक कहा जाता है। भाई देख लीजिए, ये परमाणु का छोटा से भाग होता है जो धनात्मक कणों से मिलकर बना होता है और इसी धनात्मक कण को जो है नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु का नाभिक कहा जाता है। और ये जो है प्रोटॉनों से मिलकर बना होता है। किससे? सिर्फ व सिर्फ प्रोटॉन इसमें जो है उपस्थित होते हैं, धनात्मक कण जो है इसमें पाए जाते हैं। ठीक, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर परमाणु की संरचना में के बारे में बताया और कहा कि परमाणु की संरचना जो है 2 भागों से मिलकर हुई होती है। पहला भाग उन्होंने कहा कि अति सूक्ष्म धनावेशित भाग जिसे नाभिक कहा जाता है। भाई बीच वाला भाग जो होता है ये इसको नाभिक कहा जाता है, अति सूक्ष्म भाग को नाभिक कहा जाता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। भाई नाभिक के बाहर का ये जो विशाल क्षेत्र होता है इसे जो है भाई इसी में तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। भाई विशाल क्षेत्र में ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये यहाँ पर जो है भाई चक्कर लगाते रहते हैं। तो वही कहा गया कि नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। अब परमाणु नाभिक की त्रिज्या लगभग, अब ध्यान सुनिएगा, देखो ये जो परमाणु नाभिक की त्रिज्या है सिर्फ नाभिक की, तो नाभिक की त्रिज्या लगभग जो होती है 10⁻⁻13 सेमी से 10⁻12 सेमी के बीच होता है। ये किसका है? नाभिक की त्रिज्या। और ध्यान सुनिए, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10⁸ सेमी होती है, यानी पूरे परमाणु की त्रिज्या 10⁸ सेमी है पूरा परमाणु, और जिसमें से 10⁻13 या 12 के बीच में जो है नाभिक की त्रिज्या होती है। तो नाभिक की त्रिज्या ज्यादा हुई ना, एक हिसाब से देखा जाए तो इतना बड़ा परमाणु है और
इसमें अगर नाभिक की देखा जाए तो बहुत छोटा भाग होता है, परमाणु की अपेक्षा नाभिक का भाग बहुत छोटा होता है। भाई नाभिक की त्रिज्या जो होता है वो लगभग 10⁻⁻13 से 10⁻⁻12 सेमी के बीच होता है, जबकि पूरा परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो 10⁻8 सेमी होता है। अब भाई इनका परमाणु जो था, परमाणु के नाभिक में धनात्मक कण सूक्ष्म भाग में उपस्थित होते हैं। सीधी सी बात है, इनका निष्कर्ष परमाणु के बारे में यही है कि जो इनका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, इन्होंने कहा कि जितना भी धनावेशित कण होते हैं वो परमाणु के सूक्ष्म भाग यानी नाभिक में जो है उपस्थित होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन जो है एक विस्तृत भाग में जो है चक्कर लगाते रहते हैं। ये इनकी बात जो है अपने परमाणु मॉडल में जो है बताया। समझ में आया कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यह था, भाई परमाणु का समस्त द्रव्यमान एक सूक्ष्म भाग में केंद्रित होता है, जिसमें जो है ये जो है धनात्मक कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान सूक्ष्म भाग में केंद्रित होता है जो धनात्मक कणों से मिलकर बना होता है, तथा इलेक्ट्रॉन्स जो है विस्तृत भाग में जो है चक्कर लगाते रहते हैं। यही इनका परमाणु मॉडल था। समझ में आया कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब इन्होंने एक नई बात बताई थी नाभिक के बारे में। अगर नाभिक की खोज किसने की है तो रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की। भाई अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर इन्होंने बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान छोटे भाग में केंद्रित होता है जो धनात्मक कणों से मिलकर बना होता है, इसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। समझ में आया? तो ये बात हो गई अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब इनके परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी, चलो इनकी कमियों को भी जान लेते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों के बारे में, तो सबसे पहली कमी ये थी कि विद्युत गतिकी के सिद्धांत के अनुसार गतिशील विद्युत आवेशित कण, भाई कोई भी गतिशील अगर विद्युत आवेशित कण है, इन्होंने कहा क्या कहा था अपने मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और आवेश होता है और गति कर रहा है, तो आवेश अगर हो और गति भी करे तो वो हमेशा जब इस तरीके से जब करता है तो उसमें से ऊर्जा का ह्रास होता रहता है, भाई उसमें से एनर्जी का लॉस होगा। तो वही इनकी बात है कि उसकी ऊर्जा जो है कम होती जाएगी। तो इसलिए अतः चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए गति करता है, चक्कर लगाता है, तो उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी, और जिससे ऊर्जा जब कम होगा तो उसकी जो त्रिज्या होगी जिसमें वो चक्कर लगा रहा होगा उसकी त्रिज्या उत्तरोत्तर कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि नाभिक पर गिरेगा, उसी को नष्ट कर देगा। तो भाई परमाणु बचा कहाँ? ब्लास्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा परमाणु। तो इनके अनुसार भाई मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से चक्कर लगाना स्टार्ट किया, और ये बीच में नाभिक है, बीच में कौन है? नाभिक है। अब ये चक्कर लगाएगा, तो जब एक चक्कर लगाएगा तो इसकी भाई जाहिर सी बात है एनर्जी लॉस होगा, तो ये जो है इसकी त्रिज्या घट जाएगी, और जब घटेगी फिर ये घूमता हुआ जाएगा, तो जैसे जैसे इसका अगला चक्कर पूरा होगा तो इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इस तरीके से घूमते घूमते एक समय तो ऐसा आएगा कि नाभिक पर गिरे, टकराएगा और नाभिक को ही नष्ट कर देगा। तो ये जो है इनका जो मॉडल था, परमाणु का मॉडल था, कि चक्कर लगाने वाली बात इनकी जो थी ये सही नहीं थी। तो एक कमी इनका ये था, भाई कोई भी व्यक्ति अगर दौड़ना स्टार्ट करेगा तो दौड़ रहा है तो भाई फिर एक चक्कर लगाएगा तो एनर्जी उसकी कम होगी, जैसे जैसे वो चक्कर लगाएगा वैसे वैसे एनर्जी कम होती ही जाएगी, अंत में वो गिरेगा और फिर नष्ट कर, भाई अंत में वो गिर ही जाएगा। तो ऐसे ये है, चक्कर लगाते लगाते इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा ही आएगा कि ये जो है नाभिक से टकराएगा और टकराने के बाद नाभिक को नष्ट कर देता है। तो इससे ये इनका परमाणु मॉडल जो है नाभिक के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। ठीक, दूसरी कमी ये थी कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भाई स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, कुछ इसमें स्पेक्ट्रम की बातें होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कितना उत्सर्जित कर रहा है, क्या है, और इसमें क्या है, कब ये जो है इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, कब भीतर आता है, कब कैसे क्या है, कुछ इसके बारे में इनकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए। तो वही कहा गया कि देखिए स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। तो ये दो इनकी कमियां थी। इन दोनों कमियों को अगले परमाणु मॉडल में जो है जो बोहर थे, इन्होंने अपना जब परमाणु मॉडल दिया था तो उसमें सुधार किया है। इतना समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास।